नाजरीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ आपके सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी भी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अरशद यासिर। अरशद यासिर, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले अगर बात करें लोकल न्यूज़ की, तो लोकल न्यूज़ में अगर बात करें तो तेलंगाना में इस वक्त बाढ़ का कहर बहुत ही ज़्यादा है। हर तरफ बाढ़ की वजह से हाहाकार है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके लिए यहाँ की सरकार, कांग्रेस सरकार जो है, रेवंत रेड्डी की सरकार, वो बहुत ही अहम पहलू पर लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। राहत और बचाव का कार्य भी चल रहा है और इसके साथ ही एक अहम खबर सामने आई है कि कई नामचीन हस्तियों ने डोनेशन भी दिया है पीड़ितों के लिए। और इसमें इस बाढ़ की स्थिति की वजह से आज स्कूल में भी छुट्टियां लगाई गई हैं, क्योंकि बच्चों को काफ़ी परेशानी भी होती है स्कूल आने जाने में। इसकी वजह से तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्कूल की छुट्टियां कर दी हैं और इसी के साथ मरने वालों की संख्या 16 बताई जा रही है। हालांकि यहाँ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीआरएस के टी रामाराव, उन्होंने कहा है, कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस सही आंकड़ा नहीं बता रही है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बाढ़ की वजह से छुट्टी नहीं की गई है, छुट्टी की गई है बारिश को देखते हुए जी। कुछ ज़िलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। आज कई स्कूल बंद है क्योंकि रात में भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जलभराव हो गया था। तो सुबह में जो है रोड पे जब इतना पानी भरा हुआ था तो बच्चों को मतलब उनकी सेफ्टी की वजह से आज छुट्टी कर दी गई। वहीं जो वहाँ के जो वो होता है, स्टाफ होता है, उसकी भी छुट्टी कर दी गई। ये कई ज़िलों में हुआ है, इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। वहीं अगर देखा जाए कि बारिश की वजह से आज भी अलर्ट जारी किया गया है और वहीं अगर खम्मम की बात करें तो खम्मम में काफ़ी बाढ़ आई थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ हुआ है। लेकिन आज की जो खबर है यहाँ पे, उसमें ये है कि अब खम्मम में जो पानी का स्तर है जो भरा हुआ था वो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी लोग ज़्यादा निकल नहीं सकते हैं रोड पे, क्योंकि रोड पे ऑलरेडी पानी भरा हुआ, इतना भरा हुआ कि इंसान के पैर वैर भीग जाते हैं, भीग जाएंगे। वहीं जैसा अभी आपने बोला कि केटीआर ने मतलब बोला है कि आप मौत की संख्या, हाँ, मौत की संख्या कम बता रहे हैं। तो जिस तरह से उसमें बताया गया, सरकारी जो रिपोर्ट है इसमें 16 लोगों की मौत बताई गई, लेकिन केटीआर बोल रहे हैं कि कम से कम 31 लोगों की मौत हुई है। इसमें दीवार गिरना, छत गिरना, पानी में बह जाना, पानी में डूब जाना शामिल है। वहीं उन्होंने जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनसे कहा है कि आप अपनी टीम को बोलें कि वो जितने भी लोग मरे हैं उनके नाम, उनके मरने की वजह, उनका एड्रेस सब जो है अपनी सरकारी वेबसाइट पर डाले, ताकि लोग वहाँ जा कर के अगर कोई उनकी पर्सनली मदद करना चाहता है तो वो मदद कर सकता है। इसी में अब देखा जाए तो यही एक तरह की जो राजनीति होती है अपोजिशन की, वो यहाँ पे शुरू हो गई है बाढ़ को लेकर के। इस तरह के अगर आप आरोप लगाएंगे किसी गवर्नमेंट पे तो जाहिर है कि जब उसने बोला कि 16 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग रिकॉर्ड हुए होंगे, हो सकता है 2-4 लोगों का अभी पता नहीं चला हो, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी यहाँ पे। देखा जाए तो जुम्मा से लगातार बारिश हो रही है, जुमेरात से रोज़ बारिश हो रही है, कल रात भी बारिश हुई है, तो उसमें कुछ मिसिंग भी हो सकता है। लेकिन एक तरफ बोला गया 16 मौत हुई हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मौतों की संख्या 31 है। तो ये कहीं ना कहीं आप जो है इस तरह की एक जैसे कल बोला था रेवंत रेड्डी ने कि आप कीचड़ उछालने की राजनीति करें, तो वहीं यहाँ पे नजर आ रही है। अगर केटीआर के पास इस चीज़ का डेटा है कि उनको पता है कि 31 लोगों की मौत हुई है, तो वो मुहैया कराएं वो डेटा सरकार बिल्कुल को। अगर उनके पास इस चीज़ की जानकारी है कि मौत हुई हैं तो आप उसका डेटा जारी करवाएं। और जिस तरह आपने बोला है कि उनका नाम, पता, मरने की वजह, ये सब चीज़ें पता है, तो जब आप 31 मौतें बोल रहे हैं तो आप 31 मौतों में वहाँ अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके नेता हैं, उनको भेजें, वो वहाँ पे जाएं, उनका एड्रेस वगैरह पता करें आप, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पे बहुत काम करे। जिस तरह से कल भी न्यूज़ थी कि रेवंत रेड्डी ने
जो यहाँ के सरकारी मुलाजिम हैं उनसे मिल करके डोनेशन लिया। 135 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। वहीं जो भी नामचीन, आपने जैसा बताया कि नामचीन हस्तियाँ जो हैं वो डोनेट कर रही हैं इस फ्लड के लिए, चाहे वो चिरंजीवी हों या फिर NTR हों या फिर महेश बाबू हों, बिल्कुल महेश बाबू हों, या फिर जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM हैं चंद्रबाबू नायडू, नहीं, डिप्टी CM पवन कल्याण, उन्होंने भी जो है मतलब यहाँ पे जो भी राशि डोनेट की जा रही है नामचीन हस्तियों की उससे, तो वो दोनों तेलुगु राज्यों के लिए डोनेट की जा रही है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, उस चीज़ों को ख़त्म करने के काम कर रही, ताकि ये जो एक मुसीबत आई है इस मुसीबत से जल्द निपटा जाए। जी जी, जैसा कि कई नामचीन हस्तियों ने इसके लिए डोनेशन दिया है, ये बहुत ही अहम खबर है और बहुत अच्छी बात है कि वो ज़मीनी स्तर पर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी खबर जो अखबार की सुर्खी बनी हुई है, कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में और रामबन में एक चुनावी रैली की थी और वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ पर जो है एक स्टेटहुड बना दिया गया है और हम इसको वापस देकर लाकर ही रहेंगे। और उन्होंने LG पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ का राजा LG है। उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता था और मोदी सरकार आने के बाद राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है। और इसी के साथ ही जो NC के प्रमुख हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा और कांग्रेस का गठबंधन कोई मजबूरी वाली बात नहीं है और हम उनके साथ अपनी खुशी से गए हैं और हम राज्य के हित में काम करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी मोदी सरकार पर, भाजपा पर खासकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो मुख्य धारा के जो नेता होते थे उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहकर पुकारते थे। तो हम इसलिए साथ आए हैं ताकि हम अपना दर्जा वापस ले सकें। बिल्कुल, जिस तरह से कल राहुल गांधी गए, उन्होंने 2 रैलियां की, उस रैली में काफ़ी लोग आए और उन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वहाँ के मुद्दे हैं उनको उठाया है कि यहाँ का युवा जो है वो चाहता है कि ये जो क्या बोलते हैं वो हटाया गया था 370 उसको स्टेटहुड का दर्जा मिले। उन्होंने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि इसको स्टेटहुड का जो वो है दर्जा वो मिले। वहीं साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि ये बात पहले हो रही थी कि पहले स्टेटहुड का दर्जा हम दिलाएंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन सरकार ने जो केंद्र सरकार है उसने ये मांग पूरी नहीं की हमारी। इस वजह से पहले हम चाह रहे हैं कि अब इलेक्शन हो और जो ये इनका गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसका कांग्रेस का, ये जीत जाएगा तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि वहाँ पे उनको स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। और वहाँ की जो परेशानियाँ हैं, मतलब जो कहा जा रहा है कि जो वहाँ का कश्मीरी है वो काफ़ी परेशान है कुछ चीज़ों से, वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से चलेंगे फिर, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह बोला गया है कि एक राजा यहाँ पे बिठाया गया है और वो राजा उन्होंने LG को बताया है जी। तो देखा जाए तो LG कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ही काम करते हैं, चाहे वो LG दिल्ली के हों। दिल्ली में भी आप देखते हैं कि हमेशा जो भी गवर्नमेंट होती है मतलब उसके बाद LG जो है वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को उनकी अंडर में रहती हैं। इसी तरह वहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं जम्मू कश्मीर में, वहाँ तो काफ़ी टाइम के बाद इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ का सारा जो भी काम है वो LG देखते हैं। तो LG कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी मनमानी भी कर सकते हैं वहाँ पे, और इस तरह के कई आरोप लगते रहे। जिस तरह से वहाँ पे लोग मतलब अपनी जो जान है उससे वो हो जाते हैं। अभी पिछले आई थिंक 2-3 महीने पहले भी कुछ बिहार के लोगों को वहाँ पे मार दिया गया था। एक दूर से पहले भी कई खबरें आती हैं कि वहाँ पे बिहार के लोगों को या वहाँ के भी लोगों को मारा जाता है, कोई भी गोली मार देता है। तो ये चीज़ें अगर वहाँ पे एक वो रहेगी गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम होंगी। उसी के साथ ये भी बोला गया है कि महबूबा मुफ्ती जो हैं वो अगर मतलब अपनी राज में उन्होंने सही से काम किया होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती भी, जैसा उन्होंने कल ही बयान दिया था परसों कि मैं बीजेपी के साथ गई थी, तो बीजेपी के साथ जाने का मेरा मकसद ये नहीं था जो हुआ है। मेरा बीजेपी के साथ जाने का मकसद ये था कि जो चीज़ें अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी भाजपा उनको आगे लेके जाती, लेकिन भाजपा ने तो यहाँ पे सब खत्म कर दिया। तो वहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं
वहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो बीजेपी और पीडीपी दोनों से खफा हैं। और अब इसके जब ये आएगा रिजल्ट तब देखा जाएगा कि वहाँ पे मतलब क्या होगा आगे, क्योंकि वहाँ का जो भी फ्यूचर है वो वहाँ के लोगों के ही हाथ में है। वो जिसे वोट करते हैं, जिस तरह से वोट करते हैं, वो उसके बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस और जो एनसी का जो गठबंधन हुआ है उससे भाजपा काफ़ी डरी हुई लगती है। बिल्कुल डरी हुई भाजपा है। और भाजपा कहीं ना कहीं आप देखें तो भाजपा हमेशा जब इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो भी उसमें तो जो देश के गृह मंत्री उन्होंने टैग किया था राहुल गांधी, इसके बारे में बताएं आप। तो भाजपा नो डाउट डरी हुई है वहाँ पे, क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि वहाँ पे हम नहीं जीत सकते हैं। अभी जम्मू में सीटें आ सकती हैं जी, लेकिन कश्मीर में थोड़ा मुश्किल लग रहा है उनके लिए। लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी भी अगर देखा जाए तो अभी जैसे कई वीडियोज़ आती हैं कि कुछ जो है बीजेपी के लीडर्स नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो वहाँ से एनसी के या कांग्रेस के लीडर्स निकल रहे थे, दोनों ने हाथ मिलाया। एक देखा जाए तो भाईचारगी है, अभी वो ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरह से। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं वहाँ पे बैकफुट पे जिस तरह से हम जो वहाँ के वो थे पुराने एलजी थे मलिक साहब, ये क्या सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए थे कि ये सब चीज़ें जो हैं हमने पहले बता दी थी, उसके बाद भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो इससे देखा जाए तो वहाँ के जो भी एलजी होते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं एक वो होता है, शक जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एलजी का, क्योंकि एलजी को सब पता होता है, उसके बावजूद अगर वहाँ पे चीज़ें हो रही तो जाहिर है कि वहाँ के लोग उससे खफा होंगे, क्योंकि एलजी के ही हाथ में सारा दारोमदार है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा। अगर चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 महीना ही बाकी बचा है और कल भाजपा ने हरियाणा में अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है और उन्होंने कई पुराने चेहरों को भी इसमें एक अहम जगह दी है। और इससे जब उन्होंने लिस्ट जारी की है तो इसमें भाजपा में कई जो चेहरे हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है। तो जो भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं, जो भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्णदेव कंबोज ने, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के साथ 2 लोगों ने और भी इस्तीफा दे दिया है, जो हैं सुखविंदर मांडी जो किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं और तीसरे हैं लक्ष्मण नापा। उन्होंने पूर्व सांसद जो थी सुनीता दुग्गल को, जो उन्हें रतिया से टिकट दिया गया है, वो उनसे नाराज चल रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि ये टिकट मेरे हिस्से का था, मुझे दिया जाना चाहिए, और उन्होंने उनको ना देकर सुनीता दुग्गल को ये टिकट दिया है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि दादरी से जो है सुनील सांगवान, उनको टिकट दिया गया है। और सुनील सांगवान को टिकट देने के पीछे अहम मकसद जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों से खबर आ रही है कि सुनील सांगवान जेलर रह चुके थे और उन्होंने अभी 3 दिन पहले ही वीआरएस मांगी थी और उन्हें 3 दिन के बाद, यानी कि दूसरे दिन 3 दिन पहले उन्होंने वो जो पत्र लिखा था सरकार को, उसको वीआरएस के लिए जो पत्र लिखा था उसको 3 दिन के बाद उसको मंजूरी भी दे दी गई। और अहम खबर ये आ रही है सामने कि उन्हें जो राम रहीम थे, जो गुरमीत राम रहीम हैं, उनको जो पैरोल दी गई है उन्हीं के अंडर जो दी गई थी, ऐसा सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, हरियाणा में बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की जो घोषणा की है, उससे पहले जो है चुनाव को लेकर के दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जिसमें वहाँ जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे थे। और ये बैठक जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसमें मौजूद थे और उसमें इन नामों को जो है इन नामों पे चर्चा हुई थी। वहीं इस लिस्ट में जो आपने सही बताया कि सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला नाम है वो जेलर का है, जिसने कई बार सुनील सांगवान जी, जिन्होंने 6 बार राम रहीम को पैरोल दी थी। राम रहीम जो रेपिस्ट भी हैं और राम रहीम के नाम से काफ़ी मशहूर हैं, उनको पैरोल दी है। और ये अगर देखा जाए तो इस पैरोल का उनको जो गिफ्ट मिलना था वो मिल गया है। वो भाजपा से इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर हम वहाँ पे बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इतनी आसान राह नहीं है, क्योंकि हरियाणा के लोग भी बीजेपी से काफ़ी नाराज़ हैं। बिल्कुल, हरियाणा में जिस तरह से पहलवानों ने प्रदर्शन किया, पहलवानों के साथ इस तरह की वारदात सामने आई हैं। वहीं अगर देखा जाए तो वहाँ के जो किसान हैं, किसानों के साथ भी बीजेपी वहाँ कुछ खास अच्छा नहीं उनका रिश्ता रहा है, क्योंकि जब देखा जाए कि ये
2024 का लोकसभा इलेक्शन होना था, तो वहाँ पे कई ऐसे मंत्री थे हरियाणा सरकार में जो प्रचार करने जा रहे थे, उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा था, उनको वहाँ से बाहर उनको वहाँ से मतलब घसीटा गया। नहीं, उनको वहाँ से भगा दिया गया। और कई बार ऐसा भी देखा गया, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके हेलीकॉप्टर को ही नहीं उतरने दिया गया है। तो ये जो है मतलब देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बीजेपी की राह ना जम्मू कश्मीर में आसान है और ना ही हरियाणा में आसान है, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त जो है काफ़ी मतलब एक काफ़ी अलग तरह की राजनीति हो रही है और उस राजनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अहम भूमिका निभा सकती है वहाँ पे। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने अभी कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पहलवान है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये शायद कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ सकते हैं कांग्रेस के टिकट पे, क्योंकि इन्होंने कल मुलाकात की थी। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाने से पहले इन दोनों से मिले थे और ये खबर जो है कल काफ़ी ज़्यादा उसमें थी सुर्खियों में कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब जो है कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। जी, जिस तरह से हरियाणा की दिशा बदलते हुए नज़र आ रही है, जिस तरह से देखा जाए तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा संख्या किसानों की है और वहाँ के जो किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुखविंदर मांडी, उन्होंने भी कल इस्तीफा दे दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं असर किसानों पर भी पड़ेगा, उनके वोटिंग परसेंटेज पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले बोला कि किसान वहाँ का नाराज़ है। किसान ने वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। उस वक्त दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री थे, उनको कई जगहों से भागना पड़ा है और उनको कई जगह जाने के लिए रोका गया। किसानों ने गैदरिंग की और जिस तरह से पहलवानों का मुद्दा उछाला गया था, क्योंकि हरियाणा से पहलवान बहुत निकलते हैं। तो हरियाणा में एक पूरा एक ख़ानदान कह लें उनका, एक पूरी मतलब एक क्या बोलते हैं वो, एक काफ़ी बड़ा गांव है, काफिला है उनकी, यूनिटी है, यूनिटी बहुत अच्छी है उनकी, क्योंकि वहाँ पे पहलवान निकलते हैं। और जिस तरह से पहलवानों के साथ ये हुआ था, अभी पार्लियामेंट के बाहर घसीटा गया था उनको, तो वो देश के लिए पदक लेके आते हैं, उनके साथ आप ऐसा कर रहे हैं तो एक आम इंसान के साथ आप क्या कर सकते हैं। इस तरह की जब वारदात सामने आती है तो उस स्टेट के लोग जो हैं, क्योंकि वो स्टेट की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं अपने, और वहाँ के लोग उनको बहुत मोहब्बत भी करते हैं, क्योंकि हरियाणा से जब इस तरह की एक युवा जो है वो जाता है एथलीट में और वो फिर ओलंपिक में पदक जीत के आता है, तो ये इतनी आसान काम नहीं होता है कि बस सो के उठे और चले गए पदक जीत लिया। उसके लिए काफ़ी एक हार्डवर्क होता है, मेहनत होती है। और वहीं अगर हम विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट भी अगर इलेक्शन लड़ती हैं, अभी कुछ दिन पहले ही वो क्या बोलते हैं, किसानों के प्रदर्शन पे भी गई थी, शंभू बॉर्डर पे जहाँ पे हुआ था वहाँ पे गई थी वो, और वहाँ पे उन्होंने जाकर के किसानों का समर्थन किया था। उन्होंने बोला भी था कि देश के किसान को आप इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश का किसान पूरा देश चलाता है, किसी भी देश का किसान पूरा देश चलाता है, आप उसको परेशान नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो हैं कांग्रेस के काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं। जैसा कि विनेश फोगाट अभी जो आई थी ओलंपिक से, तो उन्हें रिसीव करने के लिए जो हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा भी उनको रिसीव करने के लिए गए थे दिल्ली एयरपोर्ट पर। जी बिल्कुल। और जिस तरह जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने भी काफ़ी इनसे जा करके मुलाकात की थी, इनसे मिली थी, उनके हालचाल को जाना था। और उसके बाद जब पार्लियामेंट के पास इन लोगों के जो प्रदर्शन को पुलिस ने हटाया था, उस पर भी काफ़ी अपोजिशन में जो है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हंगामा किया था, काफ़ी इनके पक्ष में काफ़ी बोला था, काफ़ी आवाज़ उठाई गई थी। तो देखा जाए तो बीजेपी के लिए ना ही जम्मू कश्मीर में राह आसान दिख रही है और ना ही यहाँ हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में जैसा आपने अभी बोला रही था कि वहाँ पे 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन मंत्रियों ने वहाँ की जो आवाम है, वहाँ का जो वोटर है, उसकी जो मतलब कहते हैं हवा, उसको भांप लिया है और अब शायद वहाँ पे भी कांग्रेस गवर्नमेंट बना सकती है। जी, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी अपना पैर जमाने की बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से कोशिश कर रही है। और जो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, वो लगातार वहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उनसे घर घर जाकर वोट भी मांग रहे हैं। उन्होंने कल ही कहा था कि केजरीवाल आपके बेटे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा में भी दिल्ली जैसा विकास हो तो आप केजरीवाल को वोट दीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो है वो अपने पैर जमा रही है और आम आदमी पार्टी वहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी
और कांग्रेस के बीच अभी समझौता हुआ नहीं है। गठबंधन हो भी सकता है और ये जो भी गठबंधन पे फैसला लिया जाएगा, ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं, उनसे बात करके फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये फैसला लेने के लिए भी उन्होंने एक क्या बोलते कमेटी बनाई है, उसमें जो हरियाणा से आपके लीडर्स हैं और जो पंजाब के लीडर्स हैं वो बैठ करके मशवरा करेंगे। उसके बाद इसको जो है एक क्या बोलते हैं हरी झंडी दी जाएगी। और वहीं अगर देखा जाए तो आपने बोला कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी है। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाना चाह रही है। आम आदमी पार्टी की वजह से अगर यहाँ पे हरियाणा में इनका गठबंधन हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर इनका गठबंधन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अगर इन्होंने उसके साथ मतलब अभी तो लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इनके साथ मिलना चाहिए उनको और मिल के एक बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो हमेशा से यही कहते हैं कि हमको बीजेपी को हराना है। तो अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा, आपको एक होना पड़ेगा। जिस तरह से देखा गया कि ये जो अभी इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन 2024, इसमें दिल्ली में कुछ खास नहीं कर पाई, ना आप कर पाई ना मतलब ये कर पाई कांग्रेस। दोनों का गठबंधन था लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस तरह से आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपको थोड़ा सा दोनों लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी सीटों को लेकर के। अपनी अना को छोड़ना पड़ेगा कि हम बहुत पुरानी पार्टी हैं, हम बहुत नई पार्टी हैं। कई चीज़ों को जब आप समझेंगे, बैठ के एक चर्चा करेंगे विस्तार से, तभी नतीजा निकलेगा कि देश में आगे क्या हो सकता है। वहीं अगर संजय सिंह की बात करें हम, तो संजय सिंह ने कल जो गौ हत्या में एक बच्चे को मारा गया 12वीं के हरियाणा में, तो उसमें हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। लेकिन उन्होंने जो एक डेटा पेश किया था, उस डेटा में उन्होंने हिंदू बच्चे कितने मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं ये बताया, और दलित बच्चे कितने मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं ये बताया, लेकिन मुसलमानों का डेटा नहीं दिया उन्होंने। जी, जब देखा था मैंने भी कि जब मुसलमानों का नाम आया था, उन्होंने बहुत ही मुख्तसर सा उन्होंने बस मुसलमान बोलकर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि हाँ मतलब इतने बच्चे ये मारे गए हिंदू, इतने बच्चे दलित मारे गए और मुसलमान भी मारे गए। जी जी जी। सबसे ज्यादा देखा जाए तो मुसलमान ही मारा जा रहा। आप अगर डेटा लेके आए थे 2014 से 2022 तक का डेटा था या 2017 से था, ऐसा था कुछ, अगर आप डेटा लेके आए थे तो कम से कम आप मुसलमानों की जो मतलब उसमें वो था डेटा में कितने लोगों को मारा गया है, कितने लोग घायल हुए हैं, उनके बारे में भी आपको बात करनी चाहिए थी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ कोई नहीं है। मुसलमानों को खुद ही खड़ा होना होगा हर चीज़ के लिए। मुसलमानों को खुद भी एक अपनी क्या बोलते हैं एक अपने सोच समझ के काम करना होगा। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके साथ कई और बेगुनाह लोगों के साथ कुछ ऐसी हरकतें हो। इस वजह से देश के मुसलमानों को काफ़ी फूंक के कदम रखना है अभी, क्योंकि हालात उस तरह के नहीं। जैसा कि आपने बोला, विधानसभा चुनाव की हर तरफ बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एनसी एंड हरियाणा में जो भाजपा की सरकार है, ये बहुत ही अपने तेज़ तरीके से ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। और देखा जाए तो उद्धव जो यूबीटी के नेता हैं, उद्धव ठाकरे जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी कल ऐलान किया था कि हम आई थिंक 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जम्मू कश्मीर में। जिस तरह आपने बोला कि संजय सिंह ने बोला था कि हम मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि उन्होंने अभी साफ नहीं किया उस चीज़ के लिए। उन्होंने बोला कि केजरीवाल से इस चीज़ के लिए उनका सिग्नल चाहिए हमें, अगर वो देते हैं तो ठीक है, वरना हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह से एक तरफ वो बोलते हैं कि अगर हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हमारा असल मकसद है भाजपा को हराना, जिस तरह, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी यही बोलते हैं कि हमारा असल मकसद है भाजपा को हराना। तो ये अलग अलग चुनाव लड़ने की इनकी क्या रणनीति हो सकती है? वो बिल्कुल, अगर इस तरह से आप बोल रहे हैं कि हमको भाजपा को हराना है, वो भी कह रहे हैं कि हमको भाजपा को हराना है, तो देखा जाए कि अगर आप लोकसभा में बैठे हुए हैं और कोई बिल पारित किया जा रहा है, आप वहाँ से वॉकआउट करके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप वॉकआउट नहीं कर रहे हैं, वहाँ से आप उसके विरोध में वोट कर रहे हैं, तो आप फिर उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट में हैं। लेकिन यही है कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं और आप फिर अकेले चुनाव भी लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो जाहिर है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक
मतलब अच्छे क्या बोलते सही साबित हो रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पे ज़्यादा, आपका वोट तो बढ़ जाएगा, जी बिल्कुल। कांग्रेस का वोट बढ़ेगा, एनसी का वोट बढ़ेगा, पीडीपी का वोट कटेगा, शिवसेना यूबीडी का वोट कटेगा और आम आदमी पार्टी का वोट कटेगा। सारा वोट कट करके जो लोग बचेंगे बीजेपी को वोट देंगे। 5 लोग खड़े हुए हैं, 4 एक ही तरह के हैं, एक इंसान अलग है, तो उस एक इंसान को ज़्यादा वोट मिल जाएगा। ये तो 4 कट जा रहा है ना। जी, तो जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की बात हो गई, तो वहीं पर अब हम दूसरी खबर पर नज़र डालेंगे कि जो एनसीपी एससीपी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं शरद पवार, उन्होंने जो कल पश्चिम बंगाल में विधेयक पास हुआ है बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रस्ताव जो पास हुआ है, उस पर उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए। बिल्कुल, शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये कोलकाता का केस हुआ था उसके बाद से कई केस, सीरियस केस सामने आ चुके हैं महाराष्ट्र में भी। और महाराष्ट्र में भी अगर इस तरह का कानून आता है और इस तरह का कानून लाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और क्या बोलते हैं, ये कोलकाता में केस सामने आया था, ये बड़े स्टेट्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह का कानून आए, ये काफ़ी सीरियस इशू है और इस पे जितना सख्त कानून बनता है उतने ही लोगों में डर पैदा होगा। वहीं अगर हम बात करें कि ये कानून नहीं लाया जा रहा, जिस तरह से मध्य प्रदेश की भी खबर आई है कि मध्य प्रदेश में एक महिला को कुछ लोग पकड़ के ज़बरदस्ती गोदाम में ले गए, उसके साथ रेप किया, उसको बेल्ट से पीटा, उसको जो है न्यूड करके डांस करवाया, फिर उसकी वीडियो बनाई। जी, और उससे ये बोला गया कि अगर तुमने ये बात बाहर बताई तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। वहीं दूसरी खबर भी मध्य प्रदेश के इंदौर से है कि 3 दोस्तों ने अपनी एक दोस्त की एआई से एक फ़ोटो बनाई, वो गंदी फ़ोटो बनाई, उसके बाद उससे लड़की को ब्लैकमेल किया, उसको ब्लैकमेल करके फिर उसको बुलाया और उसके साथ तीनों ने रेप किया है। तो इन चीज़ों पे भी कानून बनना चाहिए। जो एआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हम कहते हैं कि एआई हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वही है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छे के लिए भी काम आ सकते हैं, वो बुरे के लिए भी। तो इन चीज़ों पे भी एक लगाम लगनी चाहिए। हम जितना भी देखें कि सोशल मीडिया और हम साइंस में जितने आगे जा रहे हैं, उससे नुकसानात भी बहुत हो रहे हैं। एआई की मदद से जिस तरह से ये एक फ़ोटो बना करके एक लड़की का, जो उनकी दोस्त थी, 3 दोस्तों ने अपनी दोस्त की एक फ़ोटो बनाई एआई की मदद से, गंदी फ़ोटो, और उसको ब्लैकमेल किया कि हम ये फ़ोटो वायरल कर देंगे, उस लड़की को बुला करके उसके साथ गैंगरेप किया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सीरियस मसला है, इस पे भी सरकार को एक कठोर कदम उठाना चाहिए और एक बहुत ही क्या बोलते सख्त सज़ा का प्रावधान रखना चाहिए। जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं और नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। और वहीं पर जो दूसरी खबर की हम जो बात कर रहे थे, एनसीपी एससीपी जो अध्यक्ष हैं शरद पवार, उन्होंने जो मांग की है कि ऐसा प्रस्ताव जो पश्चिम बंगाल में जो विधेयक पास हुआ है वो महाराष्ट्र में भी पास होना चाहिए, लाना चाहिए। तो हम तो ये बोलते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान में ही लाना चाहिए, क्योंकि इससे अपराधी डरेंगे और उनके लोकसभा का आपकी जो सत्र चले उसमें कम से कम इस बिल पे जो है एक चर्चा होनी चाहिए। उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी, अपोजिशन पार्टी जो भी वहाँ पे है, वो इस बिल के खिलाफ जाएगी। जी। तो वहीं नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमें और हमारे साथी अशर यासुर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।